क्या वजह कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे कभी स्कूल ही नहीं जा पाते? पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? और एनुअल बजट में एजुकेशन का जितना हिस्सा होता है वो आखिर कहाँ खर्च होता है और कहाँ उसमें करप्शन होती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान में 5 से 16 साल 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स का कभी मुंह ही नहीं देख पाते। और अगर बात की जाए बलूचिस्तान और सिंध के कुछ कबायली इलाकों की, तो वहां स्कूल्स ना जाने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 90% है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इस वक्त 58% है। और याद रहे, लिटरेसी रेट में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें पढ़ना और लिखना आता हो। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान में 5 से 16 साल 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, जो प्राइमरी एजुकेशन तक हासिल नहीं कर पाते। अगर सेकेंडरी स्कूल्स की बात की जाए तो सेकेंडरी स्कूल्स में एनरोलमेंट रेट 43% है, जिसके मुकाबले में भारत और बांग्लादेश में यही रेट 73% है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो वहां पे ये रेट 98% है। अगर इंटरमीडिएट की बात की जाए, यानी कितने स्टूडेंट्स कॉलेजेस तक जाते हैं, तो उनकी तादाद 20% है। कॉलेजेस के बाद इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 9% है। यानी हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 9% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट कर पाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स जॉब करने लग जाते हैं या एजुकेशन में उनका थोड़ा गैप आ जाता है। अगर बात की जाए एमफिल की या पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की, तो वो 1% से भी कम है। अगर पीआईडीज की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ हजारों में है। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स एमफिल और पीएचडी कर लेते हैं वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब्स ही नहीं होती। अगर बात की जाए करिकुलम की, तो पाकिस्तान में एजुकेशन करिकुलम इतना बोसीदा हो चुका है, इतना आउटडेटेड हो चुका है कि आज भी फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के कोर्स में ग्रीडी डॉग और थर्स्टी क्रॉस सिलेबस का हिस्सा है। इसी के साथ साथ आज भी हमारे बच्चों को 90s का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जिसका आज के मॉडर्न दौर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इस नहज तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले सब कॉन्टिनेंट, जिसमें आज का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट का लिटरेसी रेट 70% था। यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी, यहाँ पे पर्शियन पढ़ाई जाती थी, और उस वक्त पूरा सब कॉन्टिनेंट एजुकेशन के हवाले से काफी अच्छे से तरक्की कर रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने यहाँ पे पैर जमाने के लिए और लोगों को गुलाम रखने के लिए अपना एक नया एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ किया। ब्रिटिशर्स ने 1813 में एक चार्टर एक्ट साइन किया, जिसके मुताबिक वो सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन पे तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। इसी के साथ वो ये भी चाहते थे कि यहाँ पे एजुकेशन में इंग्लिश को मुतारिफ कराया जाए, इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए। लेकिन वो इन इस्लाहात को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए 10 अगस्त 1834 को लॉर्ड मैकॉले को सब कॉन्टिनेंट भेजा जाता है, और उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में एक नया एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ कराना है। तो सबसे पहले वो पूरे सब कॉन्टिनेंट का विजिट करते हैं। इसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसे द मिनट कहा जाता है। इसमें जो वो पॉइंट रेज करते हैं वो कुछ यूं है: सब कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न लिटरेचर को मुतारिफ कराया जाए, यहाँ पे वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाए, और किसी भी स्टूडेंट को तभी स्कॉलर का दर्जा दिया जाएगा जब वो वेस्टर्न हिस्ट्री को पढ़ेगा, वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ेगा। संस्कृत और पर्शियन की किताबों को बैन किया जाए। उनके मुताबिक संस्कृत और पर्शियन का लिटरेचर इतना कम है कि किसी भी वेस्टर्न लाइब्रेरी के एक बुक शेल्फ में पूरा आ जाए। उन्होंने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी मुतारिफ कराई, जिसमें होता कुछ यूं था कि एलीट क्लास को अंग्रेजी सिखाई जाती थी और पढ़ाई जाती थी, और उनके ख्यालात को वेस्टर्न बनाया जाता था। वो शक्ल से तो इंडियंस दिखते थे, लेकिन उनके ख्यालात टोटल वेस्टर्न होते थे। लॉर्ड मैकॉले के आने से पहले एक बहुत ही बड़ा मसला था कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में पर्शियन पढ़ाई जाए या इंग्लिश पढ़ाई जाए। तो उन्होंने आके ये इशू भी सॉल्व कर दिया, और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट द मिनट में ये भी लिखा कि सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद
पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ आजाद हुए थे और बांग्लादेश जो कि 1971 में आजाद हुआ था, आखिर उनका एजुकेशन सिस्टम आज हमसे क्यों अच्छा है और हम इस नहज तक क्यों पहुंचे हैं? आज हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हर शोबा जिंदगी में नाम कमा रहा है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े सीईओज आज हमें सारे के सारे इंडियंस ही दिखाई देते हैं। इंडिया स्पेस पे पहुंच गया, इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी समझा। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई, ना कि हमारी तरह वही 90s की 80s की बुसीदा करिकुलम पर वो डटे रहे। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वो आज अपनी जीडीपी का तकरीबन 12% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों ममालिक की प्रायोरिटीज क्या हैं और हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन पर जीडीपी का कुल 2.7% हिस्सा खर्च होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशनल इदारों के रिकमेंडेशन से काफी कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये 2.7% हिस्सा भी कहाँ खर्च होता है? तो इस टोटल अमाउंट का तकरीबन 85% हिस्सा तो टीचर्स की तनख्वाहों में चला जाता है। जो पीछे 15% बचता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 1,50,571 स्कूल्स हैं, जिनमें 30,000 भूत स्कूल्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये भूत स्कूल्स क्या होते हैं? भूत स्कूल्स का मतलब है कि इन स्कूल्स का कोई वजूद ही नहीं है। ये स्कूल्स इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पेपर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। और इन 30,000 भूत स्कूल्स के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा भूत टीचर्स हैं, जिनकी हर मंथ सैलरीज, इनकी पेंशन इनके पास पहुंचती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट जो कि 15% एजुकेशन के टोटल बजट में से बचता है, उसमें से 40% ठेकेदारों के हाथों, वजीरों और सरकर्दा सरकारी रहनुमाओं को पहुंचता है, जिसके बाद काफी कम हिस्सा बचता है जिसे सही मानों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सके, जिसे लैब्स बनाए जा सके, लाइब्रेरीज बनाई जा सके और एक मॉडर्न तरह का मॉडल मुतारिफ किया जा सके। लेकिन वो इतनी कम परसेंटेज में नामुमकिन है। पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 दीनी मदारिस हैं, जिनमें तकरीबन 30 लाख बच्चे तालीम हासिल करते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, ना वहाँ पे किसी तरह की मॉडर्न तालीम दी जाती है। और इन ही मदरसों में दारुल उलूम हकानिया और जामिया हफ्जा भी हैं, जिन्हें टेररिस्ट स्कूल्स कहा जाता है। दारुल उलूम हकानी एक ऐसा इदारा है कि इस वक्त के तालिबान की तकरीबन पूरी लीडरशिप इसी इदारे से पढ़ के गई है। और अगर जामिया हफ्जा की बात की जाए तो वहाँ पे खवातीन को पढ़ाया जाता है और ये इदारा भी कई बार टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता सामने आया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा रोग इंग्लिश है, जो कि हमें लॉर्ड मैकॉले दे के गए हैं। हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को उस तरह से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगा के या किसी न किसी जुगाड़ से एग्जामिनेशन पास करने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक ना हो। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी इस्लाहात करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने करिकुलम को अपडेट करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो देने की जरूरत है। एजुकेशन पे जो बजट होता है उसे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये बजट खर्च होता है और इस पर कहाँ कहाँ करप्शन होती है। इसी के साथ साथ हमें टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करने की जरूरत है, जिसके बाद वो बच्चों के जहन में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने की सलाहियत रखते हो, ना कि उन्हें सिर्फ रट्टू तोता बना दें और वो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपके इस हवाले से क्या कह रहे हैं? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें।